सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, नस्लवाद की, तो उसका एक जिसको कहें कि जनक अमेरिका में आए हुए वो लोग माने जा सकते हैं, जो आप कह रहे थे कि कॉलोनाइज करने के लिए आए थे, दूसरे की जमीन हड़पने के लिए आए थे। कई बार अमेरिका की स्थापना को लेकर बड़े फ्रीडम, लिबर्टी और वो सारे शब्द, बहुत अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल में लाए जाते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई पहला बायोलॉजिकल वॉर किसी के विरुद्ध छेड़ा गया तो वो अमेरिका के नेटिव लोगों के प्रति था, वहां के जो मूल निवासी हैं उनके प्रति था। उनको बहुत सारे हमें कुछ पढ़ने को मिला कि उनको इस तरह के कंबल दिए गए कि उसके बाद उनको बीमारी हो गई, उनका मतलब कितना कुछ वो बीमारी से और कैसे कैसे मतलब 90% तक उनकी जनसंख्या कुछ ही सालों में खत्म हो गई। इससे बुरी बुनियाद नहीं हो सकती किसी देश की। और परिस्थितियां यहां देखिए कि आज तक जब हम 2022 में बात कर रहे हैं, लगभग 250 साल हो गए हैं अमेरिका की स्थापना को, और वो फ्रीडम के नारे देते हुए, वो सब कुछ करते हुए। मैं आपको बताऊं संदीप जी कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन विभेदकारी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। उसके अंदर इस तरह के प्रावधान है आज के समय में, जिसमें जो वहां का नेटिव व्यक्ति है वो उसकी तुलना, मतलब जब गणना की जाएगी तो वो बराबर नहीं माना जाता है। उसको 3/4 क्लॉज करके एक है, तो 3/4 की गणना होगी। तो आप सोचिए उनसे टैक्स लेने का इन्होंने क्या तरीका बना रखा था। और जो वहां का व्यक्ति है, लोकल नेटिव, वो प्रॉपर्टी की तरह से है, स्लेव है। अगर वो दूसरे के पास भाग के चला जाता है तो वो उसको लौटाया जाएगा। आज की तारीख में कैलिफोर्निया और कई स्टेट्स के जो वहां के डॉक्यूमेंट हैं उनमें भी इसी तरह के प्रावधान है कि किस तरह से उन लोगों को वंचित रखा जाए, वो चाहे घर मकान पाने की सुविधा हो या फिर वोट देने की हो। मतलब इस हद का वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है, सिस्टम में पूरे में घुसा हुआ है। रोज महसूस होता है, जो व्यक्ति वहां रहता है उसको महसूस होता है। जो वहां से यूरोप से क्रिश्चियन लोग आए थे, शुरू में प्रोटेस्टेंट्स आए, फिर उसके बाद कैथोलिक्स आए, ज्यूज आए, तो वहां पर ऐसी परंपरा है कि आप इसका इतिहास भी देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट्स जो यूरोप से आए उन्होंने कैथोलिक्स को परेशान किया, जो कैथोलिक्स आए उन्होंने ज्यूज को परेशान किया, जो ज्यूज आए तो फिर भेद हुआ कि ये यूरोप से आया हुआ ज्यू है या फिर रशिया से आया हुआ ज्यू है। तो वहां पर एक आधार, एक नींव ही पूरी विभेदकारी है। मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। दूसरी बात बहुत बार होती है कि लोकतंत्र दुनिया भर में पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि अमेरिका में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सशक्त है, रोबस्ट है। कितने एडजेक्टिव्स में यहां पर लगा सकती हूं जो रोज मीडिया में इस्तेमाल में लाए जाते हैं कि हमें कुछ वहां से सीखना चाहिए। और इतनी चौंकाने वाली बातें हैं संदीप जी, वहां पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है सब लोगों के पास। लोगों बताइए। को वोटर आईडी कार्ड, जो यूएन ने कितनी बार मैंडेट किया है कि एक ऐसा कागजात होना चाहिए जिसके आधार पर वोटिंग हो पाए, और वहां की पार्टियां, जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, अप्रूव्ड पार्टियां हैं उस देश के अंदर, इसका मतलब जो 50% लोग जो डेमोक्रेट नहीं है और जो रिपब्लिकन नहीं है, लिबरल और कंजर्वेटिव जो वो कहते हैं, वो नहीं है, तो वो इस प्रक्रिया का अच्छी तरह से हिस्सा ही नहीं बन पाते। और वोटिंग का जो मैं कह रही थी कि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए जब कभी भी मांग उठती है तो यही पार्टियां, इनमें से एक बड़ी पार्टी खासतौर से जो आज सत्ता में है, वो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है और पूरे प्रयास करती हैं पार्टियां कि यहां किसी भी तरीके से वोटर आईडी कार्ड ना बनाया जाए। इसके अलावा
आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कभी गणना होती है वोटों की तो वहां पर एक पैटर्न देखने को मिलता है। वो पैटर्न क्या है? जैसे गणना हुई, उसके बाद कहते हैं कि वी हैव फाउंड अ बैग ऑफ अनकाउंटेड वोट्स, प्रीवियसली अनकाउंटेड वोट्स। वो डिस्कवरी ऑफ वोट्स जो होता है ना, वो बैग मिल जाते हैं वहां पे, और फिर उसके हिसाब से मन मुताबिक नतीजे घोषित किए जाते हैं। और एक तो ऐसा मामला सामने आया कि एक सप्ताह हो गया, रिजल्ट घोषणा आ गया और फिर बैग मिल गए। वो बैग मिले तो फिर चुनाव के नतीजे बदल गए। हैरान हूं मैं तो, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है या उसका मजाक है? और जो एक प्राइमरी लेवल पर जब उनके इलेक्शंस होते हैं तो वो ज्यादातर वॉइस नोट पर होते हैं, आईज हैव इट, आईज हैव इट। और कितने सारे वीडियोस आए हैं जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर पे जो लिखा हुआ है वो पहले से डिसाइडेड है, और इधर चाहे नो की आवाज आ रही हो, आइस की आ रही हो, उन्होंने वही बोलना है जो बोला जाता है। तो लोगों ने स्पष्ट देखा है कि किस तरह से लोग मत क्या दे रहे हैं और डिक्लेयर क्या किया जा रहा है। ऐसे वीडियो हमने संदर्भ अपनी रिपोर्ट में उसके लिंक भी दिए। तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है जहां पर ब्लैक लोगों को, नेटिव अमेरिकन को वोटिंग तक का ठीक से अधिकार नहीं है? उनके लोग इलेक्शन में नहीं आते, वही लोग आते हैं जो इन वाइट सुप्रीमेसिस्ट, इन लोगों की चमचागिरी करते हैं या इन्हीं की शर्तों पर पॉलिटिक्स करने को तैयार होते हैं, इन्हीं की भाषा बोलने को तैयार होते हैं, उन्हीं लोगों को ये लेकर आते हैं और उन्हीं को ये सामने रखते हैं। और तो और यहां तक कि ब्लैक लोगों के, अश्वेत लोगों के नायक कौन होंगे, नायिकाएं कौन होंगे, यही तय करते हैं। उनकी संस्थाएं ये लोग चला रहे हैं, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग। अभी पिछले 10 दिन की मैं आपको 2 घटनाएं बताना चाहूंगी, बहुत जरूरी है वो बताना। एक, बफलो के अंदर सुपरमार्केट में एक 18 साल का लड़का मार्केट के अंदर जाता है, पूरी तरह से उसकी रिवॉल्वर लैस है, उसमें गोलियां भरी हुई हैं, और सिर के ऊपर उसने हेलमेट पहना है। उसको वहां से वो ब्लैक लोगों को मारना शुरू करता है, उसको लाइव स्ट्रीम करता है। और उसके बाद आप देखिए, मतलब 18 साल का लड़का जब वो मार रहा है तो हर तरह से गालियां दे रहा है कि यू ब्लैक्स, यू लैटिनोस, कि तुमने हमारा सब कुछ ले लिया, ये कर लिया। इतनी घृणा उसमें दिखती है। तो मैं, मतलब उसमें 10 लोग मर गए, 11 लोग मर गए, बात ये नहीं है, ये सिंगल इंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे की मानसिकता देखिए कि वो श्वेत लड़का, वाइट, उसके मन की अंदर एक टेररिस्ट टाइप की फीलिंग्स, उसने महीनों अपने बेडरूम में बैठकर तैयारी की है और वो ये सोच कर आया है कि जब तक वो स्वयं मर नहीं जाएगा या उसको पुलिस पकड़ नहीं लेगी, तब तक वो जितने काले लोगों को मार सकेगा वो मार लेगा। तो ये मानसिकता, मैं जो सिस्टमिक पूरे मानसिकता के अंदर घुसे हुए, वो मानसिकता जो पुलिस में दिखाई देती है, जो जुडिशरी में दिखाई देती है, एकेडमिक्स में दिखाई देती है, मीडिया में दिखाई देती है, हर जगह पर पसरी पड़ी है। और दूसरा उदाहरण जो मैं कह रही थी, टेक्सास का। टेक्सास के एक स्कूल में एक इंडियन अमेरिकन बच्चा, हमारे हिसाब से यहाँ जब हम भारत में बैठे हुए सोचते हैं कि अमेरिका में बच्चा पढ़ रहा है, भारतीय का बच्चा, उस बच्चे को एक वाइट बच्चा उसी के जितना, उसी की आयु का, वो आकर कहता है कैफेटेरिया में कि आप खड़े हो जाइए। वो नहीं होता, वो कहता नहीं मैं नहीं होऊंगा। उसको आकर वो लड़का उसकी गर्दन दबाता है, उसकी सांस, दम घुट रहा होता है, वो वीडियो आई है। ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि उसके जो आसपास सारे बच्चे बैठे हैं वो हंस रहे हैं।
उससे बड़ी बात यह है कि वो सोशल मीडिया पे उस वीडियो को वायरल करते हैं, शेयर करते हैं। मुझे समस्या इस बात में दिखती है कि इस तरह की प्रताड़ना उनके लिए एक रूटीन है, नेचुरल है। मतलब उससे उनको दिक्कत नहीं है कि अरे ये क्या हो रहा है। मैम, आपने एक और इस रिपोर्ट में एक बड़ी भयावह बात बताई है, वो तो दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी लोकतंत्र में है, कि सीडीपीएचआर की ये रिपोर्ट कहती है कि 1994 में ऐसा कानून बना कि एक 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 जुर्म के लिए अश्वेत को अलग सजा देगा और श्वेत को अलग सजा देगा। ये तो सीरिया से भी खराब स्थिति है अमेरिका की। ये दुनिया में ठेकेदारी कर रहा है। एक ही सजा के लिए कानून अश्वेत के लिए अलग है, श्वेत के लिए अलग है। श्वेत को कम संदीप सजा मिलेगी, अश्वेत को ज्यादा सजा मिलेगी। ये तो नस्ल भेद का दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा है ना अमेरिका। ये किस तरह का कानून है मैम? हाँ। ये क्या है कि इनके जो जुडिशरी के अंदर है ना, रोज प्रैक्टिस में है, रोज ये चीजें दिखती है। हमने डेटा उठाया कि जो ब्लैक लोग अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में ज्यादातर वो ही जेलों के अंदर बंद है। और एक ही हमने कई सारे ऐसे उदाहरण भी देखे कि जैसे एक ही जुर्म है तो वाइट को उसी काम के लिए, उसी जुर्म के लिए जो सजा दी गई बहुत ही मामूली, एक दिन की मान लीजिए, और जो ब्लैक को, अश्वेत को दी गई कई गुना ज्यादा दी गई। ये जो मैं आपको टेक्सास के स्कूल का उदाहरण बता रही थी, उससे आगे ये बात मैं बताना ही भूल गई कि उस बच्चे को जिसके ऊपर ये जुर्म हुआ, उसको स्कूल ने 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया। हो हल्ला हुआ है। उसके बाद या पहले मैं नहीं जानती, लेकिन जो लड़का जो बुली कर रहा था, उस लड़के को 1 दिन की सजा, और जो इनोसेंट बैठा हुआ था उसको 3 दिन की सजा। ये है वहां का एक बड़ा ही ताजा उदाहरण। जो वहां की न्याय व्यवस्था की बात आप देख लीजिए, किस तरह की न्याय व्यवस्था है, क्योंकि वो बच्चा एशियन है, क्योंकि बच्चा वो व्हाइट नहीं है। तो इतना बड़ा भेदभाव, और ये रोज दिखता है, और मैं कह रही हूं कि नेचुरलाइज्ड हो गया है। और एक आपको एक और चीज बताऊं संदीप जी, जो वहां पर जेलें है ना, इंडस्ट्री है वहां पर जेल। आपने अपने घर में, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने जेल बना दी। अब सरकार और ये सारा तंत्र इतना घालमेल चल रहा है कि उनको अब वो उनके साथ, उनसे कुछ ब्राइब ले ली, कुछ ले लिया, अब उसकी जेल भरवानी है। तो वाह। जेल भरवानी है तो ब्लैक लोगों से भरवा देंगे। वहां प्राइवेट जेलें हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जेल बनी हुई है, और उन जेलों को भरवाने के लिए इनके बीच में सांठगांठ राजनेताओं और उनके बीच में हो जाती है, और उनमें ज्यादातर ब्लैक लोग भरे हुए हैं। और आप देखिए कि ये दूसरी तरह की स्लेवरी है, दास्ता है। वो स्लेवरी तो एक तो दिखाते हैं कि हमने हटा दी, लेकिन यही लोगों से आप सोचिए, सस्ते में आप मजदूरी करवाइए, उनको आप, उनसे आप कोई काम करवाइए। ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इतना मतलब इतनी खुलेआम सब कुछ, क्या दुनिया को नजर नहीं आता? क्या संयुक्त राष्ट्र को ये सब दिखता नहीं है? इतना खुलेआम उल्लंघन। और जहां तक नेटिव अमेरिकन की बात है, अगर देश के रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो ज्यादातर उसी जमीन पर है, 30-40%, और उनका अधिकार उस जमीन पर इन्होंने खुद फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है। तो अगर वहां पर कोई इंडस्ट्री स्थापित होनी है तो वो 49 स्तरों से होकर ऐसी ब्यूरोक्रेसी बनाई हुई है कि उससे होकर जाएगी, और वहां कोई डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं पाता है। मतलब एक सिस्टम बनाया हुआ है दूसरे के साथ अत्याचार करने का। उनका और गरीबी का आंकड़ा देखिए,
जी। इस रिपोर्ट में मैम एक बात तो मुझे बहुत मतलब परेशान कर रही है। एक आपने इस रिपोर्ट में प्लान्ड पैरेंटहुड की बात की है। यानी जी। कि यदि आज हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो ये मानवाधिकार चिल्लाएंगे, और आपने उसमें आपकी रिपोर्ट बता रही है कि अश्वेत यानी जो काले लोग ज्यादा बच्चा ना करें, उनका एबॉर्शन कराया जा रहा है कि वो ज्यादा काले अमेरिका में पैदा ना हो। प्लान्ड पैरेंटहुड क्या है मैम? ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। ये प्लान्ड पेरेंटहुड एक संस्था है जो ज्यादातर उन इलाकों में काम करती है जहां पर ब्लैक लोगों की बहुलता है, और उनका महिलाओं को एबॉर्शन करवाने के लिए ये लोग उकसाते हैं, इनको यूं कहे तो ललचाते हैं, और हर तरह के तरीके अपनाकर उनका एबॉर्शन ज्यादा करवाते। तो ये एक तरह से उनकी पॉपुलेशन को मैनिपुलेट करने का एक ये तरीका है। अब इतनी संस्थाएं, मतलब संस्थाएं मुखौटा हैं, किस सरकार के लिए काम कर रही हैं, मीडिया सरकार के लिए काम कर रहा है। और यहां पर जैसे हम लोग भारत में बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय है, खुली स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी, मैं क्योंकि स्वयं एक विश्वविद्यालय से आती हूँ, लेकिन वहां पर एक कानून बना 1958 में, उसके बाद से जो वहां का यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसको स्टेट की मैसिव फंडिंग है, और उसका नतीजा ये है कि वो ही भाषा बोलते हैं जो स्टेट चाहता है। उसी तरह के लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी जो स्टेट की भाषा बोलना चाहते हैं। तो जो पार्टी सत्ता में होती है, दो में से एक, जो उसकी भाषा बोलेगा उसको नौकरियां, और उसी ब्लैक को, उसी नेटिव अमेरिकन को सेम क्वालिफिकेशन होने पर तभी नौकरी दी जाएगी अगर वो ही व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट लोगों की भाषा बोलेगा। अभी 4 दिन पहले जो बाइडेन ने कहा, मानना पड़ा उनको कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी है एक रियलिटी है।